वेलकम बैक स्टूडेंट टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स। ये हम लोग क्लास 9th का मैथ का लेक्चर करने वाले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लाइन्स और एंगल्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज है लाइन्स और एंगल्स के बारे में कि लाइन्स आखिर में होता क्या है। मैं उतना बेसिक में अभी नहीं जा पाऊँगा। हाँ, मैं बता दूंगा सब कुछ, लेकिन लिख नहीं पाऊँगा। मैं एक ज्योमेट्री का बेसिक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, या आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो लाइन्स और एंगल्स में सबसे पहली बात, लाइन्स वो चीज़ है जिसका कोई लेंथ नहीं होता है, इनफाइनाइटली ड्रॉ किया जा सकता है कुछ इस तरह को। इसको सिंबलिकली दिखाते हैं और इंड करने के लिए हम दो कट मार देते हैं और दिखाते हैं ए बी, ऐसे लाइन होता है। उसी तरह से अगर इस लाइन से अगर हम लोग निकाल लें क्या चीज़, एक पार्ट को फिक्स कर दे, इसका दोनों पार्ट फिक्स नहीं है, मतलब दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन, ये सबका बेसिक चाहिए तो आप ज्योमेट्री का वीडियो जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख ले, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सब कुछ, क्यों लाइन, क्यों एंगल, क्यों सब कुछ बताया हुआ है। इसी का एक पॉइंट अगर फिक्स कर दे और दूसरा एक्सटेंड कर दे तो उसको बोला जाता है डी। ठीक है, अगर दोनों पॉइंट फिक्स कर दे, ठीक है, दोनों पॉइंट, इसका भी नाम वैसे ही देते हैं ए और बी, और दोनों पॉइंट फिक्स कर दे तो क्या बन जाता है हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसका लाइन सेगमेंट का अपना लेंथ होता है, इसको पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। रे को लाइन का अपना कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, इनफाइनाइट डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अपना फिक्स लेंथ नहीं होता है। अभी हम लोग क्या बात करने वाले हैं, अभी हम लोग ये जो लेक्चर होने वाला है वो इंटरसेक्टिंग लाइन पे होने वाला है। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है वैसे तो आप जानते ही होंगे आप 9th क्लास में, तो फिर भी अगर नहीं जानते तो समझिए। जब भी एक प्लेन में, प्लेन क्या होता है, ये हमारा पेपर है वो एक तरह से प्लेन है, तो जब भी लाइन होता है तो लाइन हम लोग यूक्लिड थ्योरम आप देखे होंगे, यूक्लिड का ज्योमेट्री, उसमें आप देखे होंगे ये एक एक्सियोम है कि दो पॉइंट से, दो पॉइंट से एक डिस्टिंक्ट लाइन पास करता है। मतलब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर आप दो पॉइंट यूनिक रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि इस लाइन पे आप ये ले, ये दोनों यूनिक है, ये किसी दूसरे लाइन पे भी नहीं आ सकता, ये दोनों पॉइंट किसी दूसरी लाइन पे नहीं आ सकता। ये पॉइंट आ सकता है किसी दूसरी लाइन पे, ये पॉइंट भी आ सकता है किसी दूसरी लाइन पे, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं आ सकता है, वो एक ही पर्टिकुलर ही लाइन होगा। तो यहाँ पे जब भी प्लेन होता है तो इन प्लेन, यानी पेपर का बात करें, उस पेपर पे दो केस होता है किसी भी लाइन का। ठीक है, लाइन कैन बी पहला इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मतलब मिल जाए, दो लाइन है और दोनों मिल जाए, इंटरसेक्टिंग, यानी टू लाइन्स मीट इच अदर। व्हाट डू मीन बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो इफ टू लाइन्स, टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, सिंपली अभी मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में डिफिनीशन भी मैं लिख दूंगा, इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब क्या है इंटरसेक्ट का, अब इंटरसेक्ट नहीं समझते तो समझिए मीट करते हैं, यानी कट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। दूसरा केस हो सकता है पैरेलल का, मतलब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, वैसे ये बोलना उतना भी सही नहीं है, फिर भी अभी बोल सकते हैं कि जो नहीं काटे उसको बोल सकते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। इस दोनों नहीं इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही केस हो सकता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा फिक्स हो। क्यों डिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, देखिए डिस्टेंस जहाँ फिक्स नहीं हुआ, इंटरसेक्ट कब करता है, आप लोग फिफ्थ पोस्टुलेट भी देखे हैं यूक्लिड का, उसमें बताया हुआ है कि कब जो है दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। हम लोग यूक्लिड के पोस्टुलेट में देखे हैं, तो दो लाइन तब इंटरसेक्ट करता है जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ ज़्यादा आपको लग रहा है, यहाँ कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप ये आगे जाके मिल जाएगा। तो इंटरसेक्टिंग तब होता है जब दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स ना हो, लेकिन जिस दो लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो द टू लाइन्स इन विच द डिस्टेंस एमोंग देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, वो क्या रहता है, वो कहलाता है पैरेलल लाइन। अब इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पहले समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है क्या। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी दो लाइन प्लेन में मिल जाए, ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे, कोई दो लाइन एक ही पॉइंट में मिलते हैं, दो पॉइंट में नहीं मिलते, इसको एक्सियोम के रूप में और हम लोग एक थ्योरम के रूप में प्रूव भी कर चुके हैं, एक थ्योरम के रूप में इसको प्रूव कर चुके हैं कि टू लाइन्स कैन ओनली हैव वन कॉमन पॉइंट। ये तो समझते हैं कि टू और मोर लाइन्स कैन इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, या हम लोग बोल सकते हैं यूनिक। ठीक है, यूनिक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसी पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, दो लाइन जैसे ये है और ये है, ये दोनों इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए। ठीक, तो ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन तो समझा। अब एक चीज़ है इंटरसेक्टिंग लाइन से ही, और उसे अलग भी बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अब बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स है और लाइन के बीच में बात करें, हाँ कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट दो आता है। देखिए अभी आप तो समझे हैं कि जब भी लाइन है तो उस पर क्या होता है, दो पॉइंट फिक्स ही है, दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन बनता है।
पर कभी कभी क्या होता है कि तीसरा पॉइंट का जब बात करने लगते हैं कि 3 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट में 2 केस हो सकता है। पहला बात कि ये 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रहा था। अब एक तीसरा केस लेते हैं कि ये तीसरा पॉइंट जो है वो तीसरा पॉइंट, अगर 3 पॉइंट का बात करें, अभी 2 पॉइंट का बात किए हैं जिसमें 2 पॉइंट से एक डिस्टिंक्ट लाइन, एक अलग तरह का लाइन निकाला जा सकता है, ठीक है, एक यूनिक लाइन निकाला जा सकता है। अब तीसरे का जब बात करें तो तीसरे का एक केस हो सकता है कि इसी लाइन से होते हुए पास करे, या ये केस देखिए, ये केस क्या इसमें लग रहा है आपको एक यूनिक लाइन इस तीनों पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा? हमको नहीं लग रहा है। आप या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या तो ऐसे निकाल सकते हैं, या ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, यही हो सकता है। तो इसमें ये 3 पॉइंट है, ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ये है, ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है, और यहाँ पे ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे। तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा भी, 4 का भी बात कर सकते हैं, तो अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, अगेन 2 नहीं, 2 तो रहता ही है किसी लाइन पे, 2 तो हमेशा रहेगा, एक ही पॉइंट से तो बनता है, 2 लाइन तो रहता ही है 2 पॉइंट। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे रहे तो वो कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या हो गए? 2 और मोर पॉइंट्स। तो इसीलिए लाइन की ही बात है, भले ही पॉइंट के बारे में हम लोग पॉइंट से हम लोग समझ रहे हैं, पर एक लाइन का ही ना बात है। तो 2 और मोर पॉइंट्स, अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम लाइन, लाइंग ऑन सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा जो कोलिनियर नहीं है वो नॉन कोलिनियर। तो यहाँ दोज लाइन्स, दोज पॉइंट या 2 और मोर पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग, सॉरी अगेन मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 नहीं आपको 3 लिखना है, 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन, नॉट लाइंग ऑन सेम लाइन। अगर सेम लाइन पे नहीं हो तो उसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दे ही दिया। ओके, अब क्या बात है? अब बात है कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कुछ कुछ बात है। पहला बात, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन बनता है तो स्ट्रेट लाइन पे आपको एंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं। एंगल तो आपको नॉलेज है ना, एंगल के बारे में ज़्यादा मैं बात करूंगा नहीं, अगर आपको समझना है तो अभी शॉर्ट में समझ लीजिए। एंगल जो होता है वो कब बनता है? जब 2 रे या 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करता है, यानी कहने का मतलब ये दोनों लाइन मिल गया तो एंगल बना, 1 2 3 4 या बहुत सारा बना। अगर 2 रे मिल गया, मान लीजिए ये रे है, ये रे है, तो ये भी एक एंगल बना। एंगल क्या मतलब? सिंपली एक फिगर है, बेसिकली आप देख सकते हैं नीचे एक फिगर है जो कि 2 रे या 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्ट होने से बनता है। तो लाइन अलग अलग तरह का है, एंगल अलग अलग तरह का है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके दोनों के बीच में कितना दूरी है। ये दोनों जो है इसको आर्म बोला जाता है, हाथ बोला जाता है एंगल का, ठीक है, आर्म बोला जाता है। और ये जो है जहाँ 2 रे या 2 लाइन मिलते हैं इसको वर्टेक्स बोला जाता है एंगल का, ठीक है। ये कॉमन टर्मिनोलॉजी आपको आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ कुछ एंगल है स्पेसिफिक, जीरो एंगल, वो एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री है उसको जीरो एंगल है। सब कुछ नीचे दिया हुआ है डिटेल में, अगर आपको देखना है देख लिए। एक है एक्यूट एंगल, अगर 0 से 90 के बीच में हो तो एक्यूट एंगल कहा जाता है। एक है राइट एंगल, जो 90 डिग्री का हो तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल, परपेंडिकुलर, नॉर्मल सब एक ही का नाम है, इसे मैंने बताया हुआ। उसके बाद होता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज क्या है? तो ऑब्ट्यूज वैसा एंगल है जो 90 और 180 के बीच का होता है उसको के। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन है? स्ट्रेट एंगल वैसा है जिसका वैल्यू 180 डिग्री है। उसके बाद है ऐसा ही रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन है? जो 180 से 360 तक हो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये सब बहुत इजी है और आपको पता भी होगा, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ किसकी तरफ? स्ट्रेट लाइन की तरफ। स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका पहचान क्या है? स्ट्रेट लाइन का पहचान है कि एंगल जो होगा वो उस पर 180 डिग्री होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं अगर एक लाइन पे 180 डिग्री ना हो एंगल तो वो भी लाइन क्या होगा? स्ट्रेट। तो इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। इफ देयर इज स्ट्रेट लाइन देन द एंगल फॉर्म ऑन इट इज 180, और इफ a line has 180 डिग्री एंगल ऑन इट, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। तो आप दोनों तरह समझ गए। अगर एक लाइन पे 180 डिग्री बना हुआ है तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन है, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन हैज 180 डिग्री फॉर्म, 180 डिग्री एंगल फॉर्म ऑन इट। 180 डिग्री इसीलिए तो स्ट्रेट बोलते भी है, एंगल फॉर्म ऑन इट। ये एक एग्जाम है, इसको प्रूफ का कोई जरूरत है ही नहीं, फॉर्म इट। और दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एन एंगल ऑफ, जब कोई एंगल, व्हेन एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज फॉर्म्ड ऑन ए लाइन, जब 180 डिग्री का फॉर्म बनता है, एंगल बनता है ऑन ए लाइन, तो द लाइन मस्ट बी स्ट्रेट। तो लाइन कैसा होगा? वो लाइन जरूर ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये तो समझे स्ट्रेट लाइन के बारे में। और उसके अगल बगल के जो एक थ्योरम भी हो गया हमारा कि अगर किसी लाइन पे 180 डिग्री बना हुआ है तो अगर हमको कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ कि कौन एंगल स्ट्रेट है या नहीं, तो उसको आप कैसे बता सकते हैं? इसलिए बता सकते हैं। कैसे? तो उसको आप बता देंगे अगर उस लाइन पे 180 डिग्री है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर 180 डिग्री नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ओके, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं अगर आपको मानो, चूंकि ये थ्योरम है तो आप इसको प्रूव। लाइन पे 180 डिग्री का बनता है, एक लाइन पे 180 है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब चलिए एक और बात कर लेते हैं जो कि है 2 एंगल है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगेन ये आप 8 में भी पढ़े हुए हैं लेकिन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दो एंगल के बारे में बात करता है। जब दो एंगल किसी लाइन पे 180 डिग्री का वैल्यू हो, ठीक है, या अगेन तो उस दोनों एंगल का सम जो है अगर 180 डिग्री हो तो वैसे एंगल कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह का उसी का भाई है एक सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो, टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री 190 डिग्री, जिसका सम 90 डिग्री हो, तो वैसे एंगल क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कहने का मतलब मान लीजिए कोई एक पेड़ है 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, तो ये दोनों मिलके इस दोनों का सम कितना हो जाएगा? सम हो जाएगा 90। तो ये 30 और 60 जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, या बोल सकते हैं दोनों मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना हुआ है। उसी तरह से एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री है, ठीक है। तो टू एंगल्स हुज सम इज, दो एंगल की बात हो रही है, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, जिसका सम क्या हो? 180 डिग्री हो, उसको क्या बोल देंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जांपल 90 90 सप्लीमेंट्री है दोनों मिलके, ठीक है। और 60 120 दोनों मिलके सप्लीमेंट्री है। क्यों? क्योंकि दोनों के का जो सम है वो 180 है। ये क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री यूज किया होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये तो बात हुई। अब एक टर्म आता है इसी में एडजेसेंट लाइन और एडजेसेंट एंगल। तो चलिए उस पर बात कर रहे थे कि एडजेसेंट लाइन और एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखिए दोनों बहुत इजी है, आपको बस देखना है। एडजेसेंट का आपको मतलब पता ही है, बगल वाला। तो चलिए उसी का बात कर लेते हैं। क्या है एडजेसेंट लाइन? एडजेसेंट लाइन ये सभी 8 में पढ़े ही होते हैं आप। लाइन्स एंड एडजेसेंट एंगल्स मतलब दो बगल वाला लाइन और दो बगल वाला एंगल, और इसको वर्ड में आपको पुट करना है। एडजेसेंट लाइन का क्या मतलब है? जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये एंगल बनाया हुआ है, हाँ, तो ये दोनों लाइन एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए ये ABC अगर ये मान ले, और कोई फिगर भी हो सकता है, मान लीजिए रेक्टेंगल है तो वो भी हो सकता है, यहाँ हम लोग एंगल का एग्जाम्पल है। तो ये दोनों लाइन जो है वो एडजेसेंट है। कैसे डिफाइन करें दोनों लाइन एडजेसेंट है? तो आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है वो AB एक अलग लाइन है और एक BC एक अलग लाइन है। यही दोनों, इस दोनों में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं वर्ड में, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। एक वर्टेक्स जो है कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, या कॉमन एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल? तो सॉरी एडजेसेंट लाइन, तो टू लाइन्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन क्या? वर्टेक्स, ठीक है। तो टू लाइन्स आर सेड टू बी एडजेसेंट, दो लाइन को कहा जाएगा एडजेसेंट कब? इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर उनके पास कॉमन वर्टेक्स रहेगा। वर्टेक्स समझते हैं, अभी पढ़े हम लोग कि एंगल जब बनता है तो उनका जो जहाँ पे मिलता है दो, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। तो इफ दे हैव कॉमन, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उसी तरह से एक आता है एडजेसेंट एंगल। तो देखिए मान लीजिए इसी पे एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये एंगल और ये एंगल जो बगल वाला एंगल है वो दोनों कहलाता है एडजेसेंट। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये एंगल एडजेसेंट कहलाएगा, ये वाला एडजेसेंट कहलाएगा, ये एडजेसेंट कहलाएगा, एक दूसरे का एडजेसेंट। तो एडजेसेंट में क्या आपको कॉमन दिख रहा है? तो मुझे तो ये एक लाइन दिख रहा है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट दिख रहा है जो कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टू एंगल हुज बेस इज सेम, बेस बोल सकते हैं इसको, बेस है, बेस इज सेम इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। या इसे अच्छा से डिफाइन करेंगे, टू एंगल्स हैविंग, दो एंगल जिसके पास कॉमन लाइन सेगमेंट हो, टू एंगल्स हैविंग कॉमन लाइन सेगमेंट या आर्म, इसको आर्म बोलते हैं जो एंगल बनाता है, हैविंग कॉमन आर्म। तो उसको क्या बोलेंगे? कॉमन आर्म या कॉमन लाइन सेगमेंट। तो उसको बोलेंगे क्या? एडजेसेंट एंगल। इसी का उल्टा कौन हो जाएगा? नॉन एडजेसेंट। जैसे ये और ये नॉन एडजेसेंट है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपको अगर पूछ दे नॉन एडजेसेंट लाइन क्या है, तो जैसे एडजेसेंट पढ़े हैं उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा नॉन एडजेसेंट लाइन। तो ये दोनों लाइन के बीच में अगर कॉमन वर्टेक्स ना हो, जैसे इसमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसमें कॉमन है कुछ नहीं है, ठीक है। ये अगर ABCD में नाम दे देता हूँ तो इसमें AB और ADC में कुछ कॉमन है नहीं है, तो वो दोनों क्या हो गया? एडजेसेंट लाइन। डिफाइन आप कर सकते हैं, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन वर्टेक्स। इसी का जस्ट उल्टा अगर हमको नॉन एडजेसेंट एंगल डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो नॉन एडजेसेंट एंगल्स वैसे एंगल्स होंगे जिनका कॉमन आर्म नहीं रहेगा, कॉमन लाइन सेगमेंट नहीं रहेगा। जैसे ये और ये दोनों क्या है? इनके पास कोई कॉमन आर्म नहीं है, तो ये दोनों नॉन एडजेसेंट एंगल या अपोजिट एंगल कहलाएंगे। क्या एंगल? अपोजिट एंगल। अब इस अपोजिट एंगल पे एक बड़ा अच्छा हमारे पास एक थ्योरम है, उसको भी हम लोग अब कर लेते हैं। तो अब पहला चीज़ समझिए आप, जब भी एक लाइन सेगमेंट को, एक स्ट्रेट लाइन को एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक है, एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में दो एंगल बनेगा, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये।
तो इसका कहने का है कि ये दोनों मिल के क्या बन गया, ये दोनों की, इस दोनों को पेयर बोल सकते हैं। हाँ पेयर बोल सकते हैं, जोड़ा है, पेयर मतलब जोड़ा होता है दो, तो यहाँ दो है तो पेयर बोल सकते हैं। किस पे बने हैं, ये लाइन पे बने हैं। तो क्या इस लाइन से हम लोग बना सकते हैं लीनियर, हाँ बना सकते हैं। ये क्या है, पेयर। तो इस दोनों एंगल को, जो एंगल बनता है किस पे, एक लाइन पे, उस दोनों एंगल को क्या बोलता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगर आपको पूछे तो सिंपली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर टू एंगल्स, अच्छे से कैसे बोलेंगे, टू कंजिक्यूटिव एंगल है ना, टू कंजिक्यूटिव, क्यों दोनों कंजिक्यूटिव है, तो दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है। तो टू एंगल्स या टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर नोन एज लीनियर पेयर। अगेन आप अगर ये बात आ जाए ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 एंगल है, तो ये लीनियर पेयर नहीं है, नॉट अ लीनियर पेयर। देखिए यहाँ समझिए, पेयर, पेयर मतलब होता है दो लीनियर पेयर है, और यहाँ पे 2 है इसीलिए पेयर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 है, 3 पेयर नहीं होता है, उसके लिए अलग वर्ड है। तो यहाँ पे 2 अगर हो और एक लाइन पे हो तो क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का खासियत क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। भैया ये लाइन पे है, तो लाइन पे तो 180 पहले भी था, अब अगर काट भी दिए तो क्या हो गया, 180 ही रहेगा। एक रोटी है, एक रोटी का 4 टुकड़ा कर भी दीजिएगा तो फिर भी क्या, वो 4 टुकड़ा से कम हो जाएगा क्या 4 टुकड़ा में, नहीं, 4 टुकड़ा को फिर से जोड़ दीजिएगा तो वो एक रोटी ही बनेगा। इसीलिए भले ही आप रोटी को 4 टुकड़ा कर भी देते हैं, लेकिन फिर से सबका सम जो होगा वो 180 होगा। तो कहने का सिंपल मतलब है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, आपको अगर सप्लीमेंट्री का मीनिंग समझें कि द एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। चलिए इसको तो हम अभी समझ गए। अब एक इसी से जुड़ा हुआ आता है, नॉन एडजेसेंट से जुड़ा हुआ है, अपोजिट से जुड़ा हुआ अपोजिट एंगल। तो देखिए जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जैसे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ देखिए अपोजिट किसको बोलेंगे, तो ये और ये तो अपोजिट नहीं है, ये दोनों, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट, ठीक है। उसी तरह से इसका अगर भाई अगर बात करें, इसका भाई ये है, ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट। तो एक ही बनता है कौन, अपोजिट, एक ये बन जाता है अपोजिट। ये दोनों क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट एंगल कौन हो गया, ये दोनों। और चूंकि ये वर्टेक्स पे बना है, सब एंगल वर्टेक्स पे बनता है, पर यहाँ पे एक कॉमन वर्टेक्स है चारों का। वैसे अगर एंगल का बात करते हैं हम 2 का, पर यहाँ पे चारों का है। अगर हम लोग इस फिगर में बात करें तो इस फिगर में देखिए, यहाँ इस फिगर में नॉन एडजेसेंट एंगल के पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है, पर यहाँ पे चारों एंगल, चाहे वो एडजेसेंट हो या वर्टेक्स हो, एडजेसेंट हो या अपोजिट हो, सबका एक ही वर्टेक्स है। इसीलिए ये दोनों एंगल जो है, इस दोनों को बोला जाता है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली सेम वर्टेक्स के कारण, उसके बाद अपोजिट क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा है, और एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो व्हाट डू यू मीन वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो टू अपोजिट एंगल, दो अपोजिट एंगल जो होते हैं, फॉर्म्ड when two line intersect each other are known as vertically opposite angle. तो if two angles which are opposite to each other यानी non adjacent to each other are formed when two lines intersect each other, then the two angles are called vertically opposite angle. ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। क्यों हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दोनों जो अपोजिट एंगल होगा वो दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल होगा, हाँ। कहने का मतलब ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा जी, ये अगर 120 होगा तो ये भी 120 होगा, हाँ। तो प्रूफ दिखाइए, तो चलिए प्रूफ करते हैं। हमारे पास अब एक थ्योरम के रूप में आ गया। थ्योरम क्या होता है, वही स्टेटमेंट जिसका प्रूफ हो। हमको प्रूफ करना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको सीधा लेगा, वर्टिकली अपोजिट, उसमें तो एंगल है ही, तो फिर एंगल क्यों लगाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमको प्रूफ करना है। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है तो पहले तो हमको फिगर होगा, ज्योमेट्री में सबसे बेसिक चीज फिगर। तो चलिए इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर हुआ मैंने, ये फिगर। हमको प्रूफ क्या करना है, इसको बराबर कर दो, या इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले नाम दे देते हैं, जैसे इजी रहे, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ओ। तो हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखिए अगर, तो हमको प्रूफ करना है बी ओ डी, यानी ये एंगल। उम्मीद है आपको एंगल लिखना आता है, नहीं आता है तो अगेन नीचे वाला लेक्चर सब कुछ बताया हुआ है उसमें बेसिक में। बी ओ डी और सी ओ ए या ए ओ सी प्रूफ करना है बराबर। देखिए ये लिखने में थोड़ा हैवी लगता है, इसीलिए हम लोग आसानी के लिए जो है वो क्या कर लेते हैं, कहीं से 1 2 3 4 लिख लेते हैं। इसको एंगल 1, इसको एंगल 1, 2 एंगल 3, एंगल 4। आपकी आसानी के लिए करना, आपको जरूरी नहीं ये फॉलो करना, बस इतना बड़ा लिखने से आप बच जाएंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बी ओ डी कौन है, बी ओ डी एंगल 3 है, ए ओ सी कौन है, एंगल 1 है। आप यहाँ से भी 1 शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लिखते 1 2 3 4 रहता तो 2 और 4 लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको प्रूफ करना है 3 1 के बराबर, या इसी को एंगल 2 एंगल 4 के बराबर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक प्री बेसिक नॉलेज चाहिए। क्या नॉलेज चाहिए, अभी जो पढ़े हैं कि लीनियर पेयर बराबर होते हैं। हम एक बार ए ओ बी को लेते हैं, तो इन लाइन
ए ओ बी लाइन पे। बच्चे को प्रूफ से बहुत डर लगता है, आपको डरना नहीं है। देखते जाइए कैसे होता है। ए ओ बी लाइन पे 1 और 2 क्या होगा, 1 और 2 को अगर जोड़ दे बराबर तो नहीं होगा, कोई एडजेसेंट है, 1 और 2 जो होगा वो 180 होगा। क्यों 180 क्यों होगा, अभी तो बताया कि ये लीनियर पेयर, इसको आप भूल जाइए। अभी देखिए ये एक लाइन है और इस लाइन पे दो एंगल बना हुआ है, ठीक है, एक लाइन पे, तो लीनियर और पेयर है। और लीनियर पे अभी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पे होता है तो दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, दोनों सप्लीमेंट्री। तो 1 2 क्या है, 1 2 जो है 180 है। उसी तरह से अगर हम इस लाइन की बात करें, किसको, सीओडी को, एक बार एओबी कर लिए, एक बार सीओडी को, आप देखिए आराम से समझ जाएंगे। इन लाइन सीओडी का क्या खासियत है कि 2 और 3 को अगर जोड़ दे, 2 और 3, तो वो किसके बराबर होगा, 2 और 3 हो जाएगा 180 के। तो अब देखिए यहाँ से फर्स्ट, इसको अगर फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड, तो दोनों तो 180 ही है, ये 180 है, ये भी 180 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। जब ये 180 है और इधर भी 180 है, इक्वल का मतलब क्या है, ये भी 180 है, ठीक, इधर 180 है मतलब ये भी 180 है, मतलब सब 180 है। तो क्या हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों 180 है। तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2, तो अगर ये 60 होगा, ये भी 60 60 कट जाएगा। तो क्या इससे प्रूफ हो गया, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर। ये तो हमको प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है। उसी तरह से आपको अगर 2 और 4 प्रूफ करना है, ठीक है, आप खुद कोशिश कीजिएगा, मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। आप एक बार 4 और 3 180 कर दीजिएगा, एक बार 2 और 3 180 कर दीजिएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 बराबर हो जाएगा। ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ओके, अब देखिए लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद समझने के बाद आपको समझना है कि एक लास्ट कंसेप्ट बन जाता है। वैसे तो ये आपको समझ गए ही होंगे अगर आप पढ़े होंगे रिफ्लेक्स एंगल, फिर भी पूछ देता है कि अगर एंगल 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो बोल देगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4। तो रिफ्लेक्स इतना ही मतलब है कि इसको छोड़ के ये पूरा बताओ, मतलब इस एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है। ये नहीं बोलिएगा नहीं आता है, एक पॉइंट पे पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है। तो एक पॉइंट पे कितना बनता है, 360। तो अगर आपको एंगल 4 का रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो समझिए एंगल 4 अगर 60 होगा तो उसको हम 360 में से घटा देंगे। अगेन क्यों, क्योंकि 360 पूरा का मेजर, आपको रिफ्लेक्स 4 पूछ रहा है, मतलब रिफ्लेक्स कहाँ से शुरू होता है, 180 से लेके और कहाँ तक, 3 से 7 तक जाता है। तो ये आपको मतलब उस वैल्यू का पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस पूरा वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू है 360, इस 360 में से ये एंगल निकाल देंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 4 मतलब 360 माइनस एंगल 4, तो वो कितना आ जाएगा, मान लीजिए एंगल 4 60 है तो आ जाएगा 300। तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। 6.1 आप पूरा तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही कंसेप्ट से। कम्प्लीमेंट्री आप क्या क्या सीखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल अगर 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल अगर दो एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो। आप एक सीखिए लीनियर पेयर, दो एंगल अगर दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों जुड़ के, दोनों अगर एक ही लाइन पे है तो दोनों जो पेयर है उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। दोनों का खासियत ये है कि दोनों को जोड़ देते हैं 180 डिग्री होगा क्योंकि एक लाइन पे है। उसके बाद जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो दोनों के बीच में वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो बराबर होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी से, और वो पहला मैं 6.1 का क्वेश्चन उठा देता हूँ, एक्सरसाइज 6.1। और इसमें एक प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वो प्रूफ वाला क्वेश्चन मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको डर हटा दूं। मैं एक ही क्वेश्चन को 5-6 तरीके से सॉल्व करूंगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन को, जिससे आपको डर हट जाए कि प्रूफ कैसे होता है। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन जो है वो आपको कुछ इस तरह का है कि एक AB लाइन है, ठीक है, इसका नाम है AB, और एक लाइन है CD, तो ठीक एक लाइन है CD, दोनों इंटरसेक्ट किए हुआ है, इसका नाम है CD, ओके। उसके बाद क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट करे O पे, ओके, इन्फॉर्मेशन दिया है AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, BOE कहाँ से, तो आपका एक फिगर में देखेगा एनसीईआरटी में, तो यहाँ E बनाया हुआ है एक लाइन, तो आपको बोला है AOC यानी ये और BOE ये वाला एंगल, ये और ये, वो बोल रहा है 70 है एंगल AOC। मतलब आपको ये नहीं बोला है कि AOC कितना है, BOE कितना है, आप ये नहीं समझिएगा 35-35 है, नहीं, आप ये नहीं बोला कि दोनों बराबर है, ये दोनों को जोड़ के 70 है। अब 70 कैसे, 1 लाख कॉम्बिनेशन हो सकता है ये 60 हो, ये 10 हो सकता है ये 10 हो, ये 60 हो सकता है ये 59 हो, ये 11 हो सकता है ये 69 हो, ये 1 हो, मतलब दोनों को जोड़ के 70 गया। आप ये नहीं बोल सकते ये कितना होगा, ये कितना। एंगल BOD आपको बोल रहा है 40 डिग्री है। अब ये BOD कहाँ है, खोजिए, ये वाला एंगल है 40 डिग्री। अब आपको ध्यान में चला होगा, अरे ये 40 डिग्री है, तब तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 40 होगा। क्या होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको निकालना है क्या, एक निकालना है BOE, तो ये अगर निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए ये एक स्ट्रेट एंगल है, चलिए निकालते। तो BOD अगर 40 है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स, अगेन रिफ्लेक्स वर्ड आया जो मैंने अभी बताया था, तो यहाँ चलिए कर भी लेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE। चलिए एंगल BOE का बात करते हैं। तो एंगल BOE कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पहला चीज़ आपको लगाना पड़ेगा कि ये एक लाइन है, हाँ लाइन है,
तो इस लाइन में अगर हमको इसका वैल्यू मिल जाए, ठीक, हाँ मिल जाए और कुछ, हाँ तो इसका वैल्यू अगर मिल जाए तो थोड़ा सा मदद मिले इसमें, तो ठीक है चलिए निकलते। तो एंगल बी ओ डी अगर 40 डिग्री है तो एंगल बी ओ डी के बराबर कौन है? एंगल बी ओ डी के बराबर ए ओ सी। क्यों भैया ए ओ सी क्यों बराबर? क्योंकि देखिए तो दोनों एक, ये लाइन और ये लाइन, जब भी आपको ज्योमेट्री में दिक्कत हो आप अलग कर दीजिए फिगर, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट किया हुआ है, ये दोनों अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है, तो इस दोनों एंगल को क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, यानी आपके कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि एंगल ए ओ सी भी जो है वो बी ओ डी के बराबर है, तो 140 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करें? तो अब देखिए, अब अगर आपको ये आ रहा है एओसी, तो इस इक्वेशन में अगर धर देंगे एओसी का वैल्यू, तो बीओई का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ आप लिख देंगे एक लाइन, तो अच्छा होगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ एओसी, एओसी का वैल्यू रखते हुए, पुटिंग वैल्यू ऑफ पुटिंग 2 बार लिखा गया, वैल्यू ऑफ एंगल एओसी इन इक्वेशन फर्स्ट। आप बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट तो है ही नहीं, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पे हम एओसी, इक्वेशन क्या है हमारे पास? एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल टू 70। ये इतना हैवी नहीं है, मैं बार बार लिख रहा हूँ एक ही चीज़ को, तो लंबा हो जाएगा। एओसी 40 है प्लस एंगल बीओई है, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो एंगल बीओई कितना हो जाएगा? तो फिर ईजी है, बीओई हो जाएगा 70 और ये 40 इधर ले आते हैं, 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो आपको क्या निकल गया? बीओई, मतलब ये हो गया 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री। ये 30, ये 40। अब क्या निकालना है? सी ओ ई। अब अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, बोला था ना, ये भी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एंगल कितना बनेगा? 180। लीनियर पेयर नहीं होगा, लीनियर पेयर में 3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब उस पर बनने वाला एंगल कितना होगा? 180। अगर 180 होगा, ठीक है, तो 180 होगा, तो कहने का मतलब एओसी यानी ये वाला एंगल प्लस सी ओ ई यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ओ ई, और साथ में एंगल बी ओ ई, ये बी ओ ई मिल कितना बन जाएगा? मिल बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो ए ओ सी और बी ओ ई, या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये दोनों 70 है, नहीं तो इसका वैल्यू आपको पता चल ही गया है कि ए ओ सी कितना है? 40 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई कितना है? वही तो निकालना है, प्लस बी ओ ई कितना है? 30 डिग्री इक्वल टू 180। तो देखिए 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 100। इतना पे आपको छोड़ना नहीं है। आपको क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्स सी ओ ई, मतलब सी ओ ई नहीं निकालना था आपको, रिफ्लेक्स निकालना था। रिफ्लेक्स सी ओ ई का क्या मतलब है? रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब है कि इसको छोड़ के ये पूरा एंगल, ये एंगल, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए इस पूरे पे, ये पूरा एंगल का कितना वैल्यू है? ये पूरा एंगल का वैल्यू 360, क्योंकि एक पॉइंट पे 360 डिग्री बनता है। तो उस 360 में से हम इतना को घटा दें तो हमको ये एंगल आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग निकाल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अगेन ये हैवी नहीं है, क्वेश्चन हैवी नहीं है, मैंने लंबा बनाया है आपके लिए, आपके आसानी के लिए। पहला आपको क्या काम करना था? आपको एक इक्वेशन दिया हुआ था, एओसी प्लस बीओई 70। आपको एओसी और बीओई अलग करके नहीं दिया था, पर आपको एक इक्वेशन दे दिया था इस रूप में। उसके बाद एक हिंट दे दिया था कि बीओडी 40 डिग्री है, तो इस 40 डिग्री है, तो यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 40 प्लस ये इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री जो हम लोग निकाले। अगेन अब 30 डिग्री निकल गया, तो ये 30 डिग्री निकल गया। ये पहला क्वेश्चन था बीओई निकालना। दूसरा क्वेश्चन क्या था? सीओई का रिफ्लेक्स। तो सीओई निकाले, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे तीनों का सम 180 होता, तो उसे मैं निकाले सीओई, और सीओ के बाद रिफ्लेक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? 360 माइनस 180। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि लाइन एक्स वाई और एम एन इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, मतलब ये एक लाइन एक्स वाई है, ठीक है, और एम एन एक और लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे? ओ पे, और एक और लाइन आपका दिया हुआ ये पी। आपको दिया है ये ए है, ये बी है, मतलब इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कि ए इज टू बी इक्वल टू 2:3। आप अगर लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में बनाए हुए तो आपके लिए हलवा है। आप सिंपल में जानते हैं, आप क्या कर लेंगे? आपको एक हिंट दे दिया है कि पी ओ वाई यानी ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री। तो अब अगेन ये अगर 90 है तो ये पूरा कितना है? 180, ठीक है। तो आप अगर ये पूरा 180 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? ये दोनों हो गया 90। तो आप सिंपली बोल देंगे कि लेट ए बी एक्स 2x, तो b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा 3x, ठीक है। तो अब अगेन 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो 5x कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो बहुत ईजी है। सॉरी 18 x मिल गया आपको। तो x मिला है, अभी a और b तो नहीं, आपको बोल रहा है a b और c निकाल लें, ठीक है।
आपको सिर्फ सी बोल रहा है इसमें निकालने, पर आपको ए बी भी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें हम रिलेशन निकालेंगे कि बी प्लस सी 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो एक्स हमको मिल गया 180, देन एंगल ए कितना हो जाएगा, तो एंगल ए या सिंपली ए जो है वो किसको मानते हैं 2x। अब ये तो पता है ना हमको, इसको 2x इसको 3x माने, 2 और 3 रेशियो दिया है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। कारण आपको ये मतलब समझिएगा कि ए जो है वो 2 डिग्री है, बी जो है 3 डिग्री है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है। जैसे अभी आप देखिए ये 2 हो सकता है 20 डिग्री 30 डिग्री हो, रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे 0 0 10 से डिवाइड करके देखिए 20/30 भी लिख सकता था इसको, तो इसको वो 10 2 जा 10 3 जा 2:3 लिखा हुआ। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है, रेशियो जरा था ना सिंपलेस्ट फॉर्म, उससे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पे 2/3 को 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 20/30 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए आप ये नहीं समझिए कि 2:3 या मतलब 2 और 3 होगा। आप इसको कुछ एज्यूम कर लेंगे कि इसमें इतना टाइम्स होगा। जैसे यहाँ पे मैं माना हूँ कि x टाइम्स है, ए जो है वो x टाइम्स है और b जो है वो 3x टाइम्स है, 2x टाइम है 3x टाइम है। तो a क्या है 2x, तो x कितना है 2 18, तो 2 × 18 कितना हो गया 36। देखिए आप 36 आया। ओके, b कितना है, b है 3x, मतलब 3 × 18 मतलब 54। तो देख रहे हैं आप ये 36 और 54 जो है ये कितना आ जाएगा, 18 2 जा और 18 3 जा, ये भी है 2:3 है ना, 2:3, और यही 2:3 आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ था। इसीलिए आप इसको कुछ मल्टीपल, आप जरूरी नहीं है 2x ही माने, 2k मान सकते हैं, 2b कुछ भी मान सकते हैं, पर इसके कुछ मल्टीपल में रहेगा। वो x का वैल्यू आपको बाद में मिलेगा कि इतना टाइम्स है वो नंबर। तो आपको ये मिल गया। अब c निकालने के लिए देखिए सिंपली ये जो लाइन है, ठीक है, जो कि mn है, नाम देना चाहिए आप तो mn। तो mn इज स्ट्रेट लाइन, अगेन बोला हुआ है mn इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो आप बोल सकते हैं कि इस पर जो एंगल बनेगा वो सब कितना होगा 180 डिग्री उसका सम, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी। इसको आप लीनियर पे भी बोल सकते हैं 180 डिग्री। अब बी कितना निकला आपको, बी निकला है 3x था, यानी 54 डिग्री। 54 डिग्री प्लस एंगल सी या सी इक्वल टू 180 डिग्री। और सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 54 कितना आ जाएगा 6, और ये हो गया 7 में से 5 गया 4, तो ये आपको आ गया, ठीक। तो ये आपका आ गया कितना 126, तो 126 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपको ये हो गया। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि पूरा वीडियो का, वैसे सब सिंपल है, पर आप चाहते हैं अगर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का एकदम डिटेल में, इससे भी डिटेल में आपको वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।